हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 50 क्वेश्चन की श्रृंखला में हम दोबारा से हाजिर हैं। हम ये 100 क्वेश्चन कर चुके हैं और 101 क्वेश्चन से दोबारा से शुरू करेंगे और इसका लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर टेस्ट नंबर 2 का। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, मुगलों द्वारा चलाई गई मनसब व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पद को कौन से निर्धारित करती है? तो पद बिल्कुल पद को करती है निर्धारित, वेतन को भी करती है, सैन्य उत्तरदायित्व को करती है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि ये पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व को मनसब व्यवस्था निर्धारित करती है। मनसब, जिसे मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने पूछा रामानुजाचार्य के बारे में क्या सत्य नहीं है? नहीं पूछा है। तो इनका जन्म 11वीं शताब्दी में केरल, नहीं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। और ये अलवार संतों के अत्यधिक प्रभावित थे, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपाद किया, ये भी ठीक है। और इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है, मतलब नहीं पूछा है। तो नहीं क्या हुआ कि इनका जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। 103 देखते हैं। संगम साहित्य की कावेरी पत्तम का संबंध किससे है? कावेरी पत्तम का संबंध चोलों से है। चोलों का जो सबसे महान राजा था वो कारिकल था। और चोलों की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? जो प्रारंभिक राजधानी थी वो उरेयू, ठीक है। बाद में पुहार राजधानी बन गई थी इनकी। और ये क्या कहते हैं, कावेरी पत्तन समृद्धशाली बंदरगाह मानी जाती थी उस टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस पदाधिकारी को हटाने में भूमिका नहीं होती है? संसद की भूमिका नहीं होती है। नहीं की बात करा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में इसमें होती है। इसमें लोकसभा की भी होती है और राज्यसभा की भी होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने, राज्य निर्वाचन आयुक्त, हाँ, इसमें भी होती है संसद की भूमिका। और महान्यायवादी में नहीं होती है क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, ठीक है। और महान्यायवादी, और तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और लोकसभा के सभापति और सदस्य को हटाना, इसमें भी लोकसभा के सदस्य रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में ये इसने भी क्या पूछा? सुमेलित नहीं है। भारतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। कथकली कहाँ का है? केरल का, ये भी सही है। कुचिपुड़ी कहाँ का? नहीं, ये आंध्र प्रदेश का है। तो मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश। मणिपुरी कहाँ? मणिपुर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण है। इसमें कथन में क्या दे रखा? 1761 में हुए पानीपत के तृतीय लड़ाई में मराठों को अन्य शासकों की कोई सहायता नहीं मिली थी, बिल्कुल ठीक है। मराठों के साम्राज्य विस्तार अभियानों के कारण अन्य शासकों इनके खिलाफ हो गए थे, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि वर्ष 1737 में क्या हुआ था? 37 में जब दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा का प्रभुत्व सीमाएं तेजी से बढ़ने लगी थी, मराठा की बढ़ने लगी थी। तो मराठा के साम्राज्य विस्तार का अभियान के कारण क्या हुआ था? अन्य शासक इनके खिलाफ होने लगे। ये एक जनरल सी बात है, जिसका विरोध बनने लगता है तो उसके खिलाफ भी कुछ ना कुछ होने लगते हैं। तो इसी कारण क्या हुआ? 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध की लड़ाई में अन्य शासकों ने कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया के संबंध में किस एक इतिहासकार का मानना था कि वह अपने भाइयों से योग्य और सक्षम थी? तो ऑप्शन मिनहाज सिराज, फिरदौस, इसमें मिनहाज ए सिराज द करेक्ट आंसर। इन्होंने बोला था कि वर्ष 1236 में जब इल्तुतमिश की बेटे रजिया सिंहासन पर बैठी थी तो इतिहासकार मिनहाज सिराज ने का क्या मानना था? वह अपने भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम है। क्वेश्चन 108 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने चालुक्य की अधीनता अस्वीकार करते हुए उन्हें पराजित किया तथा हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया? तो ये किसने किया था? ये किया था दंती दुर्ग ने। और राष्ट्रकूट शासक की बात करें तो ये कहाँ का था? ये दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था। और संस्थापक भी इसके कौन थे? दंती दुर्ग थे। इसने चालुक्य की अधीनता स्वीकार ही नहीं की और उसने पराजित करके और हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में 1921 को महान विभाजन वर्ष की संख्या दी जाती है। इसके पश्चात भारतीय संख्या में निरंतर क्या हुई? निरंतर त्वरित वृद्धि हुई, निरंतर तथा त्वरित वृद्धि हुई। अगर इसमें माने कि महान विभाजन वर्ष था तो इसमें 10 की वृद्धि कितनी थी? इसकी निगेटिव में थी, ऋणात्मक में 0.31%। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धन निष्कासन
किस सिद्धांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? तो अगर धन शासन की बात करें तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896, ठीक, 1896 में सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में की बैठक में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग धरातलीय उभार और गर्त के लिए उत्तरदायित्व है? तो धरातल और इसके लिए उत्तरदायित्व कौन सी है? एस तरंग। और पी तरंग की बात करें तो पी तरंग फैलाव और संकुचन के लिए है, ठीक है, फैलाव और संकुचन के लिए। और एस तरंगों की बात करें तो एस तरंग क्या है? प्रकाश तरंगों के समान है, यही तरंग की दिशा की क्या है? समांतर चलती हैं। और अगर पी तरंगों की बात करें तो ये ध्वनि तरंगों की समान है, ये अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अंतर्वेदी ज्वालामुखी आकृति नहीं है? ठीक है, ये देख लीजिए, बैथुलित बिल्कुल है, लेपोलिथ भी है, डाइक है, ज्वालामुखी शंकु नहीं है क्योंकि ये अंतर्वेदी नहीं है, ये बहिर्वेदी है। अगर अंतर्वेदी अगर ज्वालामुखी आकृति की बात करें तो क्या ज्वालामुखी उद्गार के निकलने से के बाद, जैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है उसके निकले लावा का धरातल से नीचे ठंडा होने से जो निर्मित आकृति होती है उन्हें क्या कहते हैं? अंतर ज्वालामुखी, अंतर्वेदी ज्वालामुखी आकृति कहते हैं, ठीक है। इसमें बैथुलित भी है, लेपोलिथ और डाइक भी है, और इसके अलावा क्या होता है? फैकुलित भी होती है, ठीक है। और क्या रह गया? एक सिलोडाइक भी होती है, सिलोडाइक, ठीक। अगला क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में कौन एक रोपड़ कृषि की विशेषता है? तो रोपड़ कृषि की विशेषता है मतलब विस्तृत कृषि क्षेत्र भी है, इसमें अधिक पूंजी निवेश भी है, उच्च प्रबंधन एवं तकनीक है, मतलब उपरोक्त सभी है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर रोपड़ कृषि की बात करें तो ये क्या है? ये बृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है, ठीक है। एक फसली कृषि है, एक फसली, जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर संकेंद्रण किया जाता है, ठीक है। इसकी सारी ये विशेषताएं भी हैं कि विस्तृत कृषि क्षेत्र होता है, इसमें अधिक पूंजी निवेश भी होता है और उच्च प्रबंधन तकनीक होती है। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो सिंपल सी बात है कि बृहद स्तरीय लाभान्वित भी बिल्कुल मिलेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगूर की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र की विशेषता है? ये किसकी विशेषता? भूमध्य सागरीय। जितने भी रसीले चीज़ें होते हैं, जितने भी फल होते हैं वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भूमध्य सागर की बात करेंगे तो भूमध्य सागर कृषि क्या है? अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसके क्षेत्र में खट्टे फलों की आपूर्ति की जाती है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है ये, ठीक है। इन क्षेत्रों के कई देशों में अच्छी किस्म के अंगूर, उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का भी उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य की बात करिए कि इस संगठन का स्थापना कब हुई थी? 1957 में, बिल्कुल ठीक है। इसका मुख्यालय यूके में स्थित है। नहीं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया, सॉरी, ठीक है। तो दो ऑप्शन इसका गलत है, एक सही है, तो केवल एक द करेक्ट आंसर। ये संगठन क्या काम करता है कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है, शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देगा और सैन्य उद्देश्यों के इस्तेमाल में इसको रोकने की कोशिश भी करता है। कुल मिलाकर शांति बनाए रखना है इसका ही काम है आणविक क्षेत्र में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सही युग्म नहीं की बात करी है? सूफी सिलसिले और अर्थ मध्य रखा संबंधित क्षेत्र। तो पीर संत बिल्कुल सही है, खान का आश्रम बिल्कुल सही है, बासरा जो इस्लामी कानून का पालन नहीं करें, बासरा नहीं, बासरा ये बेसरा होता है। बेसरा मतलब होता है जो इस्लामी कानून का पालन ना करें, ठीक है। और अगर करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? बाशरा, जो इस्लामी कानून का पालन करते हैं, ठीक है। और समा क्या है? सूफी गायन। तो इसमें क्या बोला? नहीं के बारे में पूछा है, तो नहीं क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में किस एक को सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है? सिद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? कि निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। निजामुद्दीन क्या थे? चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध थे और वो योगा प्राणायाम के लिए भी जाने जाते थे। योगी क्रियाएं भी बहुत ज़्यादा करते थे वो। इसमें इतने पारंगत थे कि उन्हें योगी लोग भी उन्हें क्या कहते थे? सिद्ध पुरुष कहा कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रहनुमाई मजदा यासन सभा किस वर्ग के धार्मिक सुधार से संबंधित है? तो रहनुमाई मजदा यासन किसके है? पारसियों के धार्मिक सुधार से। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 में। किसने करी थी? नौरोजी फरदून जी, ठीक है, दादा भाई नेरोजी और थे एक SS बंगाली और अन्य लोग थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन बहुत आता है कि रहनुमाई मजदा यासन सभा पारसी धर्म से भी है और दादा भाई नेरोजी का भी बहुत नाम आता है कि इन्होंने किसने बनाई थी ये सभा। तो ये नाम अभी याद रखो, नेरोजी फरदून जी और दादा भाई नेरोजी और SS बंगाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव में पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये कब से कब तक अध्यक्ष रहे थे? 1940 से 1945 तक, 6 वर्ष तक रहे थे ये। और सबसे युवा भी यही थे। जो युवा की बात करें तो भारत अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, उस टाइम कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक आज़ाद हिंद बचाओ समिति के नेतृत्वकर्ता थे? तो इसकी नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता थे भूलाभाई देसाई। अगर आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो इसके सैनिक और अधिकारियों पर नवंबर 1945 में, ठीक है, दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चला गया था। इसके बचाव के लिए आज़ाद हिंद बचाओ समिति बनी थी। तो ठीक है, इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? भूलाभाई देसाई जी कर रहे थे। और इसमें अगर बात करें कि प्रमुख वकील कौन कौन से, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, JL नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, ठीक है, अरुणा आसफ अली। ये ध्यान रखना है कौन कौन से थे? तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। अगर नेतृत्वकर्ता की बात करें तो भूलाभाई देसाई थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने पर क्या मिलेगा? ये प्राथमिक घाटा मिलेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान, अगर इंटरेस्ट को हटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा मिलता है। प्राथमिक घाटे से ही वर्तमान गवर्नमेंट का पता चलता है कि वो कितना घाटे में चल रही है, कितना फ़ायदे में चल रही है। और प्राथमिक घाटे की बात करें तो ये कब आया था? ये 1993-94 के बजट में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य से न्यूनतम दूरी पर किस महीने में रहता है? तो किस न्यूनतम दूरी पर किस महीने में रहता है? 3 जनवरी, मतलब जनवरी महीने में रहता है। और इसे क्या बोलते हैं? उपसौर की घटना बोलते हैं, 3 जनवरी को। ठीक है, और पृथ्वी अपने परिक्रमण के दौरान जब सूर्य अधिकतम दूरी पर रहता है वो कब होता है? वो होता है 4 जुलाई को। उसे क्या बोलते हैं? अपसौर। ठीक है, ये उपसौर और अपसौर दोनों याद रखना, 3 जनवरी और 4 जुलाई। ठीक है, 3 जनवरी को सबसे पास में, वो सबसे दूर 4 जुलाई अपसौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन से सत्य की बात कर रहे हैं कि ईस्ट अवायवीय रूप में श्वसन करते हैं? पहला ऑप्शन सही है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन की प्रक्रियाओं को कहते हैं? अवायवीय रूप कहते हैं, अवायवीय। ठीक है, अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो ईस्ट जैसे जीव जंतु जितने भी हैं, जीव मतलब वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, ईस्ट कवक होते हैं ये, और ये अवायवीय श्वसन करते हैं। अब वो अगला क्या है? अल्कोहल अवायवीय श्वसन का एक उप उत्पाद है। ठीक है, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा के रूप में विखंडित हो जाते हैं। तो मतलब ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो मतलब सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या देगा? C2H5, मतलब अल्कोहल देगा, CO2 देगा
और ऊर्जा जो भी एनर्जी होगी उसमें विखंडित हो जाएगा। तीनों चीज़ें याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि अल्कोहल अवायवीय श्वसन का एक उप उत्पाद है, अगर अल्कोहल की जगह ना देके कार्बन डाइऑक्साइड दे सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक अवायवीय श्वसन का एक उप उत्पाद है। ठीक है, एनर्जी भी दे सकता है। तो ईस्ट जो है अवायवीय श्वसन वाला हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कि ईस्ट, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो भी श्वसन दर होती है उसे अवायवीय रूप कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर क्या होती है? तो इसकी श्वसन दर होती है 15 से 18 मिनट प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट। विश्राम अवस्था की बात हो रही है। ठीक है, विश्राम अवस्था की। और अधिक व्यायाम जिसने कर लिया तो वो उसकी क्या होगी? 25 प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे अपने किस भाग द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं? तो पौधे किससे करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? पत्तियों से। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो CO2 जो है पत्तियों के माध्यम से पौधे ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या पूछा? सही नहीं है। तो ठीक है, सोडियम क्लोरेट क्या है? शाकनाशक, बिल्कुल ठीक है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार के लिए होता है। जिंक फास्फेट रोटोडर्नासी होता है। कपास क्या होता है? ये सेलुलोज का बना होता है। तो प्रोटीन क्या होता है? सेलुलोज का बना हुआ मुलायम रेशा होता है कपास। तो डी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है। तो ये किससे की जाती है? ये की जाती है ऑटो एनालाइजर से। इसे ध्यान रखना कि ऑटो एनालाइजर से किया जाता है। ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना। ठीक है, हाँ यही ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये कि आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना। ठीक है, जैसे मान लिया कोई प्रोडक्ट है तो उसे आयात ना करके घरेलू ही, मतलब मान लिया इंडिया अगर किसी चीज़ को आयात ना करना चाहे और घर में ही बना ले तो उसे आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति कहते हैं। अगर देखी जाए तो प्रथम जितनी भी 7 परियोजनाएं थी, 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी, वो आयात प्रतिस्थापन कहा जाता था, क्योंकि इसका तात्पर्य तो यही था कि उचित उत्पादन करना जितनी हमें ज़रूरत है नीड के, और कि यही नीति जो है विदेश प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों को रक्षा भी करेगी। ठीक, जैसे मान लिया अगर वस्त्र की बात करें, मतलब कपड़ों की बात करें, और कपड़े हमारे यहीं मतलब इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हों, जो बाहर से जो वेस्टर्न कपड़े भी मतलब वेस्टर्न से यहाँ से आयात ना कर पाएँ और यहाँ से ही अपनी पूर्ति कर पाएँ, तो उसे आयात प्रतिस्थापन व्यापार बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता पश्चात सरकार की निर्धनता निवारण में त्रिआयामी रणनीति में कौन सा एक घटक शामिल नहीं है? नहीं पूछा इन्होंने। ठीक है, तो देख लेते हैं कि स्वतंत्रता पश्चात सरकार की निर्धनता में त्रिआयामी रणनीति क्या क्या अपनाई गई थी। एक समृद्धि आधारित नीति उन्मुख नीति थी, बिल्कुल ये भी सही है कि समृद्धि उन्मुख रणनीति थी। विशेष आवश्यकता कार्यक्रम, नहीं ये नहीं था। निर्धनता निवारण कार्यक्रम भी था, तो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी था। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये चीज़ नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रखना कि त्रिआयामी रणनीति कौन कौन सी थी? समृद्धि उन्मुख नीति, निर्धनता निवारण और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं था? पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य कौन कौन से थे? समृद्धि था, बिल्कुल। आधुनिकीकरण भी था, आत्मनिर्भरता भी था, और सामाजिक सशक्तिकरण नहीं था। इसकी जगह आत्मनिर्भरता भी था, समानता की बात की गई थी, तो ये सामाजिक सशक्तिकरण की बात नहीं की गई थी। तो सामाजिक सशक्तिकरण इसका कोई लक्ष्य नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशन, ठीक है, 8 मिशन में कौन सम्मिलित नहीं है? ये IPCC वाला 2008 में करा गया था। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन बिल्कुल था, राष्ट्रीय हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र भी था, राष्ट्रीय सौर मिशन भी था, और आजीविका मिशन नहीं था। मतलब ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। के 8 की बात करें तो शुरू से कर लेते हैं कि सौर मिशन था। सबसे पहले सौर की बात की गई थी कि सौर मिशन था। ठीक,
सौर मिशन के बाद सौर से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा संवर्धित मिशन भी था। ठीक है, ऊर्जा दक्षता मिशन। अब ऊर्जा मिलेगी तो ऊर्जा से क्या होगा, पर्यावरण भी ठीक रहेगा, तो सतत पर्यावरण मिशन। और पर्यावरण ठीक रहेगा तो हमें जल भी अच्छा मिलेगा, तो जल मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन। जल ठीक रहा तो हम हिमालय पर गए, हिमालय पर जाने के बाद पारिस्थितिकी तंत्र का मिशन पूरा करा हमने, हिमालय की बात करें, हिमालय पे पारिस्थितिकी तंत्र पूरा सही हुआ तो जो हरित क्रांति मतलब हरित हरित भारत मिशन का भी कंप्लीट हो गया। हरित भारत मिशन, हरित हो गया तो हरित से क्या होगा, ये कृषि से हो गया कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। ठीक, राष्ट्रीय कृषि से हो गया तो कृषि से जलवायु परिवर्तन रणनीति ज्ञान मिशन भी हो गया। ठीक है, एक दूसरे से लिंक करके ही याद करो इसे कि सौर मिशन की बात हो गई, सौर मिशन से सोलर से एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी की संवर्धित एनर्जी मिशन भी हो गया, फिर उससे पर्यावरण मिशन हो गया, फिर जल मिशन हो गया, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र परिवर्तन मिशन हो गया, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन हो गया, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन हो गया, और जलवायु परिवर्तन मिशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस एक का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है, रेड क्रॉस का है, WTO और यूरोपीय ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का भी है, और इंटरपोल का कहाँ है, इंटरपोल का तो पेरिस में, लियोन में। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 33 देखते हैं, आयात संरक्षण हेतु लगाए जाने, ठीक है, संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, प्रशुल्क के संबंध में। ठीक है, ये आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है, आयातित वस्तु पर लगाया जाता है प्रशुल्क। ठीक है, और प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाएंगी, क्योंकि टैक्स लग जाएगा तो उससे तो महंगी होगी वस्तु। इनमें वस्तु की मात्रा निर्दिष्ट होती है, नहीं ये नहीं, ये क्या है, इसमें कोटे की वस्तु है। ठीक है, कोटे में वस्तु की मात्रा निर्दिष्ट होती है। अगर एक बात करें कि सरकार द्वारा जो विदेशी प्रतिस्पर्धा है, उससे घरेलू की उत्पादों की उद्योगों की रक्षा करने के लिए दो अपनाए गए हैं, इसमें एक प्रशुल्क है और एक कोटा है। ठीक है, वो तो कोटे की बात करिए, कोटे में वस्तु की मात्रा निर्दिष्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन और कारण देखें, मानव पूंजी एवं आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे से प्रभावित करते हैं, बिल्कुल ठीक है, मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिलती है, ये भी ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये मानना तर्कसंगत है कि मानव पूंजी एवं आर्थिक संपदा एक दूसरे से प्रभावित भी करते हैं, और एक और जहाँ प्रभावित उच्च आय, ठीक है, उच्च आय उच्च स्तर पर मानव पूंजी का सृजन का कारण भी बनती है, और वहीं दूसरी ओर मानव पूंजी निर्माण से समृद्धि की सहायता भी मिलती है। तो देख लीजिए एक दूसरे से प्रभावित भी हो गए और समृद्धि की सहायता भी हो गई। ठीक है, भुगतान संतुलन की समस्या से तत्कालिक निदान हेतु सर्वप्रथम किस भारत में रुपये का अवमूल्यन हुआ था, कब हुआ था, सबसे पहली बार 1991 में। इसमें क्या था, विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है, एडहोक ट्रेजरी बिल बिल्कुल है, वाणिज्यिक पत्र है, जमा प्रमाण पत्र है, देसी बैंकर नहीं, देसी बैंकर नहीं होते इसमें, ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ट्रेजरी बिल, एडहोक ट्रेजरी बिल, वाणिज्य पत्र, जमा पत्र आदि मुद्रा बाजार के उपकरण हैं। ठीक है, अगर भारतीय मुद्रा बाजार के नियमन आरबीआई द्वारा होता है, मुद्रा बाजार की बात करें तो आरबीआई द्वारा इसका होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है, तो भारत की जनगणना रिपोर्ट बिल्कुल सही बात है, भारतीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट भी है, रोजगार एवं प्रशिक्षण प्रदान निदेशालय के आंकड़े भी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, किसी देश की आंतरिक संरचनाओं, संयंत्र और विदेशी संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है, बिल्कुल ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शेयर बाजार में लगी गई विदेशी पूंजी नहीं सम्मिलित होती है, ये भी ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि शेयर बाजार में लगी पूंजी नहीं सम्मिलित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं की पूछा है, ओपेक का कहाँ वियना है, नेम न्यूयॉर्क
शहर भी है, सार्क काठमांडू बिल्कुल सही है। और एशिया की बात करें तो एशियान कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण चक्रीय होता है। नहीं, ये चक्रीय नहीं होता, ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के स्थानांतरण संबंधी 10% के लिंडेमान का द्वारा दिया है। बिल्कुल ठीक है, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि 10% ऊर्जा डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे पोषण बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधायिका का नाम और देश का नाम दे रखा है। डायट जापान बिल्कुल सही है। कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। नेसेट इजराइल, ये उपरोक्त सभी सही हैं। तो अगर संसद की बात करें, ये भारत की है। ठीक है, डायट जापान, कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका, नेसेट इजराइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में निम्न में से कौन से वे माध्यम है जिनके द्वारा विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? बिल्कुल वित्तीय कटौती बिल्कुल करती है, स्थगन प्रस्ताव में भी करती है, विश्वास प्रस्ताव में भी करती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के किसी सदन में यदि बैठक के दौरान कोरम पूरा नहीं होता है तो सदन का स्थगन या निलंबन कर दिया जाता है। तो कोरम से तात्पर्य क्या है? सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? तो वह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये भी सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, ये प्रमाणित करता है, ये भी ठीक है। लोकसभा में मत बराबर होने की दशा में ये मतदान करता है, ये भी सही। मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सारे ही ठीक है। प्रत्येक राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम और न्यूनतम संख्या देखनी है। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन गठित करती है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या मैक्सिमम कितनी होगी? मैक्सिमम 500 और न्यूनतम 60, मतलब 60 से कम नहीं होगी, तो न्यूनतम 60 हो गया। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानमंडल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक असत्य की बात करी है? तो यह राज्य सूची और समवर्ती सूची का पर कानून बनाने में सक्षम है। बिल्कुल बना सकती है, ठीक है। समवर्ती सूची के विषयों पर इसे कानून बनाने का अनन्य अधिकार प्राप्त है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ये यही मतलब आंसर सही होगा ये, लेकिन असत्य है। अगला ही पढ़ लेते हैं। विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे अनन्य अधिकार प्राप्त नहीं है। आपात के संसद में जगह संसद राज्य सूची और मतलब राज्य और स्टेट सेंटर दोनों बना सकता है। अगर मतभेद होता है तो सेंटर की बात माननी होगी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी शासित क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था? तो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट में बोला गया था। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाटरलू का युद्ध मित्र राष्ट्रों की सेना और नेपोलियन के मध्य हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1815 में, 18 जून 1815 में। ठीक है, और इसमें नेपोलियन को बंदी बना लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक मौलिक कर्तव्य के लिए सत्य नहीं है? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किए गए थे। बिल्कुल किए गए थे। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं जी, ये कहाँ से लिए गए थे? सोवियत संघ से लिए गए थे। ठीक है, और 4 क्या के 51 क्या है, तो मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब पुस्तक और लेखक दिए गए हैं, उसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? एडम स्मिथ। बिल्कुल सही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कितनी है? रोसो की है। दास कैपिटल किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। अगर द स्पिरिट ऑफ लॉज की बात करें तो ये किसकी है? मोंटेस्क्यू की है। ठीक है, आज ये हमारा टेस्ट नंबर 2 भी समाप्त होता है। अगली श्रृंखला में मतलब टेस्ट नंबर 3 में मिलते हैं अगली श्रृंखला में 50 क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ब्रेक के बाद मिलते हैं।